welcome all. I'm Sambhashini Gore and I'm back with the all new series of lectures on homeopathic materia medica. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फर्स्ट मेडिसिन एकोनिटम निपेलिस। तो देखो एकोनिटम निपेलिस पढ़ने के पहले जान जाओ कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो देखो हम इस वीडियो लेक्चर में मेरे बनाए सेल्फ नोट्स कवर करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पज से भी होगा और हमारे नॉलेज पर्पज के लिए भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं हमारी निरंजन मोहंती, उसके बाद एलन्स की नोट्स, एस के दुबे और जेटी पाटिल। तो ये सारे बुक्स को कवर करेंगे और हम क्या करने वाले, जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम है भाई, लिखे कैसे, ड्रग पिक्चर बनाए तो बनाए क्या, है ना। तो वीडियो एकदम अपुन के स्टाइल में पढ़ेंगे मटेरियल मेडिका, ठीक है, और सब कुछ याद होगा, सब इजी हो जाएगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और नॉलेज पर्पज़ के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें हम 4 बुक्स कवर कर रहे हैं, पूरी की पूरी आपकी होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका की है। आपके एरन की नोट्स भी कवर होंगे, जेडी पाटिल भी कवर होगी, एस के दुबे भी कवर होगी, निरंजन मोहंती भी कवर होगी, और इन सारे बुक्स को कवर करते ही हुए हम ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट मेडिसिन एकोनिटम निपेलिस। हियर इट इज़। तो देखो कभी भी एग्जाम में सबसे पहले हम लिखेंगे किसी भी मेडिसिन का इंट्रोडक्शन, भाई तेरा नाम क्या है। तो अब देखेंगे हम कॉमन नेम या सिनोनियम। अगर आपसे एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में सिनोनियम भी पूछता है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एमसीक्यूज भी आते हैं और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं या वन वर्ड आंसर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे पूछ देता है सिनोनियम बताओ। अब सिनोनियम है क्या भाई, तेरा दूसरा नाम, तेरा पेट नेम बता दे, ठीक है। एक तो हमारा साइंटिफिक नेम होता है किसी भी चीज़ का, और एक होता है हमारा कॉमन नेम, जो एक रीजनल भाषा में या जो है एक बोलचाल की भाषा में जनरली उससे नाम से बुलाते हैं, वो पिंटू, छोटू, मोटू, कोट, ठीक है। ये सारे सब क्या है, पेट नेम है, ठीक है, कॉमन नेम है। बट उसका असली नाम क्या होगा, जो उसके स्कूल के सर्टिफिकेट्स में लिखा होगा, जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट में होगा, ठीक है, और या फिर जो उसके डेथ सर्टिफिकेट में बनेगा, जो उसके आधार कार्ड में, जो उसके पेन कार्ड में होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उसके ओरिजिनल नेम है। तो देखो हम एकोनिटम निपेलिस जो है वो हमारा क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, और ये हमारा इंट्रोडक्शन कॉमन नेम इसका किसका, हमारे एकोनिटम निपेलिस का। मॉन्क्स हुड भी बोलते हैं इसको, और वॉल्फ्स बेन। तो देखो ये दिखती कैसी है, ये जो पत्ती दिख रही है ना, ये हमारी एकोनिटम निपेलिस की पत्तियां हैं, ठीक है। तो एकोनिटम हमारी ऐसे ही दिखती है, ठीक। तो देखो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो इस दवा का प्रूवर कौन है। तो देखो हर मेडिसिन के प्रूवर होते हैं कि किसने ये दवा प्रूव की। तो इसको हमारे हैनीमैन सर ने प्रूव की थी, तो इसके प्रूवर हमारे हैनीमैन सर है। फिर इसकी फैमिली, अब भाई नाम बताए तो पता भी, मतलब खानदान भी बता दो किस खानदान से हो, ठीक है। तो इनका खानदान है हमारा रेननकुलेसी फैमिली, ठीक है, इनकी फैमिली क्या है हमारी रेननकुलेसी है। इसका टेम्परामेंट क्या होता है भाई, इसका तो टेम्परामेंट बड़ा लूज है, बट यहाँ पे हम लूज नहीं देख रहे हैं, हम देखने वाले हैं उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। एकोनाइटम जो मेडिसिन है उसका स्वभाव कैसा है, सेंजोइन मतलब फुल ऑफ जो पूरी ब्लड रिलेटेड जो भी चीज़ें, ठीक है, उससे सेंजोइन का मतलब ये होता है ब्लड, ठीक है। तो जितनी भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें वो देखने को आगे डिस्कस करेंगे, तो वो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल रिलेशन, भाई ठंड लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है। पेशेंट चाहे सिर्फ चिली है या हॉट है। तो देखो हमारा एकोनेट का पेशेंट कैसा होता है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बट जनरली उसको कैसा होता है, ऐसा लगता है, उसको फील होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बट उसको ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उसे, ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, वो नॉर्मल होता है। बट ये कैसा होता है, वार्म ब्लडेड मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, जो हर सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारा थर्मल रिलेशन किसका, एकोनाइट का। तो देखो आपको याद हो गया, कॉमन नेम उसका मॉन्क्स हुड है, वॉल्फ्स बेन बोलते हैं उसको, ठीक है। हैनीमैन हमारे प्रूवर है, फैमिली हमारी रेननकुलेसी हो गई, उसका खानदान रेननकुलेसी हो गया, टेम्परामेंट सेंजोइन हो गया, थर्मल रिलेशन नीदर हॉट नॉट चिली है, और बट वार्म ब्लडेड इनको माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इस दवाई का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अंतराल, कितने दिन, कितने समय, कितने टाइम तक ये काम करेगी, ठीक है, कब से कब इसका असर होगा। तो देखो इसका जो असर होगा 6 से 2 दिन तक रहता है, 6 घंटे से 2 दिन तक भी रहता है, ठीक है। एक्शन, इतना टाइम भी लग सकता है इस दवा को एक्ट करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं मियाज में क्या है, तो मियाज में का अलग वीडियो लेक्चर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, है ना। तो देखो ये हमारा मियाज में क्या कौन सा कवर करती है, सोरा मियाज में कैसा होता है वो आगे जब हम ऑर्गेनॉन पढ़ेंगे तब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये क्या मियाज में कवर कर रही है, सोरा। तो इंट्रोडक्शन आपको याद हो गया। अब देखो आप यूनिवर्सिटी में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में इतनी चीजें लिख दोगे, ठीक है, एक एक पॉइंट बना लिया आपने, ग्रामर घुसा लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। तो क्या है, सेंटेंस बड़ा दिखने लगेगा एग्जामिनर को, है ना, और ये भी दिखेगा कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन देके एग्जामिनर का दिल खुश कर दिया। अब देखते हैं हम की नोट्स। तो हर दवा के की नोट्स हमें पता है, एलेंस की नोट में पढ़ते हैं। एलेंस की नोट में कैसे दिया हुआ है, जो रिपोर्टरियल इंडेक्स वाली है ना, उसको पढ़ना, उसमें ऐसी चीजें दी हुई है। देखो मेंटल जनरल्स में देखते हैं उसका दिमाग कैसा है, पेशेंट को
थॉट्स कैसे आते हैं, कैसा फील करता है वो, ठीक है, उसकी मेंटल जनरल्स लेंगे, हम मेंटल सिम्टम लेंगे। तो जब हम उसके मेंटल सिम्टम रिकॉर्ड किए हैं होम्योपैथिक जो हमारी मैटर मेडिका है, जो एलेंस की नोट है, तो ये सारे के सारे हम पहले एलेंस की नोट लिखेंगे। अब एलेंस की नोट लिखो आप, तो उसमें क्या लिखना, की नोट्स लिख देना एलेंस के, और उसमें हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखोगे, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर्स, ठीक है, इस तरह से लिखना। तो मेंटल जनरल में आपको इतने सारे तो याद होंगे नहीं, है ना, डेफिनेटली नहीं होंगे, बट हम सारे पढ़ेंगे। तो जब सारे पढ़ते हैं तो उसमें से 10 में से 5 तो लिखे जाएंगे, तो आपको 5 पॉइंट ये याद हो गए, फिर 5 फिजिकल के याद हो जाएंगे, फिर 5 पर्टिकुलर के याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको आधे से ज़्यादा आपने 2 पन्ने आराम से भर दिए यहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है, और नॉलेज के लिए आगे हम डिस्कस करेंगे इसके मेंटल जनरल्स। तो देखो क्या होता है, एकोनाइट का पेशेंट जो होगा, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, उसे पूरे टाइम चिंता रहेगी, पूरे टाइम क्या रहेगा, तनाव रहेगा, ठीक है। ग्रेट फियर, भयानक डरा हुआ, ठीक है। और कैसा होगा, ग्रेट नर्वसनेस, ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, इतना ज़्यादा नर्वस, मतलब हर एक्साइटमेंट में भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा, थोड़ा सी भी एक्साइटमेंट आएगा तो उसका नर्वसनेस जो है बड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्रेट नर्वसनेस एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ गो आउट, मतलब ये बाहर जाने से डरेगा। जनरली देखना ये पेशेंट जो है ना, इसको बाहर जाने से, मतलब बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, घूमना फिरना या बाहर जाना या दोस्तों से मिलना जुलना, बात करना किसी से, ये सारी चीज़ें इसे पसंद नहीं होती। क्राउड से बड़ा डर लगता है इस पेशेंट को, ठीक है, क्राउड इसे पसंद नहीं होता। नेक्स्ट, अफ्रेड टू गो इन टू क्राउड, देखो मैंने आपको बताया इसे क्राउड में बाहर जाने से डर लगता है। वेयर देर इज एन एक्साइटमेंट और मैनी पीपल, तो जहाँ बहुत सारे लोग होंगे या कोई भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ होगी, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गए, मूवी देखना हो गया, थिएटर जाना हो गया, या कोई पब्लिक स्पीच अटेंड करना हो गया, ठीक है, किसी प्रोग्राम में जाना हो गया, ये सारी चीज़ों से वो दूर भागेगा, उसे डर लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा मेंटल सिम्टम, टू क्रॉस द स्ट्रीट, अब इसे रोड क्रॉस करने से भी डर लगता है, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, मैं गिर ना जाऊँ, बेहोश ना हो जाऊँ, ये भी डर है इसका, ठीक है, ये इसका स्ट्रीट क्रॉस करने का डर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, मतलब जो इसका जो फियर है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, ठीक है, देखने को मिलेगा इसका फियर, बाहर समझ में आएगा करियर इसको इस चीज़ से डर लग रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लाइफ इज रेंडर्ड मिसरेबल बाय फियर, पूरे टाइम ये डर में डूबा हुआ है, जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए, हम डरे हुए बैठे हैं बस, ठीक है। इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फटाल, अब इसको ये डर है कि इसकी डिजीज जो है वो प्रूव हो जाएगी क्या, फटाल, अब ये इसे जो इसकी बीमारी है वो इसकी जान लेके रहेगी, ऐसा वो सोच लेता है, ऐसा असलियत में होता नहीं है। प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, बता देगा भाई मैं इस दिन मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल जो है, जो मदर बन रही है, उसको ऐसा फील होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से या प्रेगनेंसी के कारण या प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही मैं मर जाऊंगी, है ना। रेस्टलेस एनेक्शियस डज एवरीथिंग इन हेस्ट, हर कुछ एकदम हड़बड़ी हड़बड़ हड़बड़ जल्दी 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 करेंगे, ठीक है, इसके पेशेंट। और कैसे होंगे, रेस्टलेस होंगे, एक जगह भाई इनको बैठा कर रख ही नहीं सकते आप, ये इतने बेचैन है कि ये चुप एक जगह शांत बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। ये इसके क्या है, मेंटल जनरल, इसका की नोट है। की नोट वो होते हैं ना जो आपके पेशेंट में कभी चेंज नहीं होंगे, आपको दिख ही जाएंगे, ये ऐसा मतलब वो बोलते हैं ना, ऐसा सत्य है जो अकाट है, मतलब जिसको काट नहीं सकते हम, ठीक है, ऐसा सत्य जिसको हम नहीं बदल सकते, जो इस पेशेंट में इस मेडिसिन में मिलेगा ही मिलेगा। एवरीथिंग स्टेटल्स, हम हर चीज़ इन्हें परेशान कर देगी, ठीक है, हर चीज़ इन्हें मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये खींच जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस मेंटल एंजाइटी फियर एक्कम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट, और जरा सा भी मेंटल एंजाइटी या कोई भी फियर आता है तो इसके साथ इनको बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाती है, इनको बीमार फील होने लगता है। म्यूज़िक इज़ अनबेरेबल मेक्स अ सैड, और उसे ये म्यूज़िक जो है अनबेरेबल है, उसे निराश भी करता है, उसे म्यूज़िक बर्दाश्त भी नहीं होता। देखना एगोनाइट वाले पेशेंट को ना, अब बैठे हो वहाँ म्यूज़िक चला दो, वो बड़ा बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है, उसे परेशानी होने लगेगी, बंद करो बोल देगा, उसे म्यूज़िक बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल जनरल, अब ये तो हमने देख लिया मेंटली उसे क्या क्या चीज़ें हो रही, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या फिजिकली क्या क्या चीज़ें होंगी। कंप्लेंट कॉज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर नॉर्थ या वेस्ट विंड, एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर वाइल परस्पायरेशन, ठीक है, वाइल विथ परस्पायरेशन, मतलब क्या होता है, जो ये पेशेंट है अगर इनको जरा भी ठंडी हवा, सूखी ठंडी हवा भी कैसे डैम्प नहीं होनी चाहिए, सूखी ठंडी हवा, नॉर्दर्न या वेस्टर्न विंड्स, ये जब उसके एक्सपोजर में आएंगे, ये जब उसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या ये बीमार पड़ जाते हैं। फिर बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड परस्पायरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है इनको, जरा भी पसीना निकलेगा ना, एंजाइटी इतनी होती है कि पसीना निकलता है, जहाँ पसीना निकलता है तो इन्हें ये होता है कि बस अब हम
नहीं बचेंगे भाई, अब मर जाएंगे, इतना पसीना आ गया है, अब मेरे को कुछ हो जाएगा। तो ये इनमें ये फियर होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के बैड इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी इनमें बीमारियां देखने को मिलती है, ये सारे सिम्टम भी आते हैं। कंजस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस। अब देखो कंजस्टिव स्टेज का मतलब, कंजस्टिव स्टेज वो होती है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल हो चुका होता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, हमने जो सेलुलर फेज और जो आपका वेस्कुलर फेज पढ़े थे ना, तो ये वेस्कुलर फेज मतलब जब इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, फुल ऑफ रेडनेस, ठीक है। ये फुल ऑफ मतलब जो इन्फ्लेमेशन का जो टिश्यू है, वो टिश्यू क्या है, फुल हो चुका है, फ्लूइड भर चुका है पूरा, बहुत ज़्यादा फूल गया है। तो उस कंडीशन में कंजेशन मतलब बहुत ज़्यादा भर जाना कोई चीज़ का किसी जगह पे। तो जब कंजस्टिव स्टेज आएगा, ठीक है, किसी भी इन्फ्लेमेशन के स्टेज में, तो उस कंडीशन में हमारी ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। अब इसका पेन का कैरेक्टर देखते हैं। तो पेन कैसा होता है, इसका पेन होगा जो कैसा होगा, ये पेन जो होता है इनका मतलब ऐसा लगेगा इनको इनटॉलरेबल, मतलब अब दर्द ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर जाएंगे दर्द के मारे, ठीक है। फिर ड्राइव्स इन क्रेजी, इन्हें पागल कर देगा, ऐसा लगता है बस अब दर्द के मारे में पागल हो जाऊंगा। बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। अब इनको जो दर्द होगा वो जनरली रात के वक्त होगा, एग्रीवेशन, ठीक है। और कैसा उनको बहुत रेस्टलेस बनाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं दर्द के मारे। अब देखते हैं हम फीमेल। अब ये आ गए, देखो हमने जनरल पूरे फिजिकल जनरल कवर किया, अब हम आ रहे हैं इसके पर्टिकुलर्स में, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर में हम क्या देखने वाले हैं, इसका पेन तो देख लिया, अब देखते हैं हम फीमेल। फीमेल में जो इसमें फीमेल में जो एमेनेरिया हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, प्लेथोरिक यंग गर्ल्स। प्लेथोरिक मतलब जिनको जनरली एनीमिक देखी जाती है, जो एमेनार्की के टाइम पे ना जो एनीमिक गर्ल्स होती है, जो बहुत ही डल पेल, मतलब इस तरह की, जो मैंने कहा था ना ब्लड रिलेटेड, तो ये वही है, सेंजाइन टेम्परामेंट। अब हम देखने वाले इसमें कि एमेनेरिया हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और किस तरह की उनका मतलब कैरेक्टर। देखो ये हो रहा है वो प्लेथोरिक यंग गर्ल्स, मतलब प्लेथोरिक मतलब जिनमें कमी है, ठीक है। प्लेथोरिक गर्ल्स मतलब जिनमें ब्लड की कमी है, एनीमिक है, ठीक है। तो ये उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये किसी भी फियर या फ्राइट, अब क्या है, एग्ज़ाम आ रहे थे, बच्ची है मतलब वही 8वीं 9वीं की बच्ची है, अब उसको या 10th बोर्ड्स है, ठीक है। 15-16 साल की लड़की है, 10th बोर्ड्स है, इतना ज़्यादा डर गई बोर्ड्स में कि उसके पीरियड्स मिस हो गए। दिस इज कॉल्ड एमनेरिया, मतलब अब उसके पीरियड्स नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गई है, किससे, एग्जाम से, बोर्ड से। ये जो अचानक से कोई चीज़ उसको हर्ट कर दी, कोई चीज़ से वो डर गई हो, तो फ्राइट है ना, अचानक से कोई डर लग जाना, अंदर तक बैठ गया उसके डर, और उसकी वजह से क्या है, उसके पीरियड्स मिस हो गए। तो ये क्या है, हमारा फीमेल का एक कैरेक्टर है, एकोनाइट में हम देखने को मिलता है, जो क्या है हमारा फ्रियर और फ्राइट की वजह से उसके मेंसेस मिस हो जाते हैं, एमेनेरिया हो जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, और ये दवा हम देंगे कि उसका जो सप्रेशन है, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं हो पा रहा है, उसे हम बाहर निकालेंगे, और जिससे कि उसका मेंसेस रेगुलर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी कफ क्रोप, अब यह खांसी सर्दी जुकाम की बात आ गई। ड्राई हॉर्स सफोकेटिंग, मतलब जो खांसी है वो कैसी ड्राई है, सूखी खांसी आएगी, और कफ भी मतलब जो खांसी है बहुत ही ज़्यादा हॉर्स होगी, बहुत खाओ खाओ वाली खांसी आती है, ठीक है। और क्या होगा, लाउड रफ, बहुत ही ज़्यादा लाउड भी होगी, रफ भी होगी। क्रॉकिंग हार्ट रिंगिंग, और साउंड कैसा आएगा, क्रॉकिंग मतलब ऐसे खरखराया हुआ, खराशा वाला आवाज़, ठीक है, खरखराश, ठीक है, ऐसा खरखरा के आवाज़ आएगी, है ना, खराश होगी, इस तरह की आवाज़ आएगी। रिंगिंग, ऐसे घर घर बजने वाली। विस्लिंग, जो सीटी की आवाज़ आती है वो कब आएगी इस दवा में, एक्सपायरेशन, मतलब जब सांस छोड़ेगा पेशेंट उस वक्त उसके सीटी की आवाज़ सुनाई देगी, सांस छोड़ते वक्त, ना कि लेते वक्त। तो लेते वक्त की दवा और छोड़ते वक्त की दवा अलग हो जाती है, याद रखना, ठीक है। विस्लिंग अगर सांस लेते वक्त हो रही है तो अलग दवाइयाँ होंगी, और अगर सांस छोड़ते वक्त हो रही हैं तो अलग दवाइयाँ होंगी। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसको क्या क्या चीज़ों से एलिमेंट होती है। अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि ड्राई कोल्ड एयर मतलब जो ठंडी सूखी हवा है उससे इसको तकलीफें बढ़ जाती है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। अब देखो नर्वस सिस्टम पे क्या क्या देखेंगे हम। राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजिशन, रेड फेस बिकम्स डेथली पेल, पेशेंट बिकम्स फेंट, गिडी एंड फॉल्स एंड फियर्स टू राइज अगेन। तो देखो क्या क्या होता है नर्वस सिस्टम में, मतलब अगर ये किसी एक पोजीशन से उठ रहा है या चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी एक परिस्थिति से, मतलब ये ऐसे समझो कि बैठ के उठ रहा है या मतलब लेट के उठ रहा है या किसी भी एक पोजीशन से चेंज कर रहा है, तो इसका फेस कैसा होता था, पहले तो शुरू में रेड होगा इनिशियली, फिर लेटर ऑन क्या हो जाएगा, डेथली पेल, मतलब एकदम पेल पड़ जाएगा, एकदम फीका पड़ जाएगा चेहरा, है ना। और क्या होगा, पेशेंट अगर मान लो चक्कर आया या वो गिर गया तो उसको क्या होगा, उठने का डर होगा। क्यों, क्योंकि उसे उठने का डर क्यों है, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं उठूंगा या उठने की कोशिश करूंगा तो फिर से गिर जाऊंगा।
ऑफन accompanied by vanishing of sight and unconsciousness। और क्या क्या होता है इसके साथ एसोसिएटिंग कंप्लेंट, मतलब ऐसे समझो इसके साथ जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नर्वस जो एक्साइटमेंट है या जो नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, वैनिशिंग ऑफ साइट मतलब उसको आंख से अब कम दिखेगा या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और अनकॉन्शियसनेस भी, ऐसे बेहोशी भी देखने को मिलेगी। फिर कन्वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा, कन्वर्जन किस में मिलेगा, जो टीथिंग चिल्ड्रन मतलब जिनमें दांत आ रहे होंगे उन बच्चों में क्या है, कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। हीट, जर्क्स, ट्विचिंग एंड ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, तो देखने को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हीट मतलब बॉडी से हीट निकलेगी, जर्क्स मतलब ऐसे झटके, छोटे मोटे झटके आएंगे शरीर में ना, ट्विचिंग ऑफ मसल मतलब ऐसे फड़फड़ाती है ना, आँख फड़फड़ाती है ना, तो ये सारी क्या है, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल मतलब सिर्फ एक ही मसल ट्विच कर रही होगी, है ना। चाइल्ड ग्वान्स, फिस्ट, फ्रट्स एंड स्क्रीम, ऐसे बच्चा क्या करेगा, ऐसे ग्वान करेगा मतलब ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे रोएगा और चिल्लाएगा, है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, ग्वान्स करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे गुआ करते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्वान्स, ठीक है। और स्किन कैसी रहेगी, हॉट, ड्राई इन हाई फीवर, मतलब स्किन कैसी होती है, फीवर के टाइम जो बच्चा वो रो रहा है या जो भी उसको परेशानी हो रही है वो कैसे बताएगा, रो के बताएगा, बट इसमें क्या सिम्टम है, मुट्ठी बांध के रो रहा है, ठीक है। अब क्या है, स्किन कैसी है, हॉट है, ड्राई है मतलब सूखी है, और कैसी है, गर्म है। हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार, भाई तगड़ा फीवर है ना उसको। फिर फीवर के कैरेक्टर देखेंगे, स्किन कैसी, ड्राई हॉट है, फेस रेड हो जाता है, फिर फेस रेड रहता है, फिर पेल हो जाता है, फिर से रेड देखने को मिलता है, फिर बर्निंग थर्स्ट है, मतलब पानी की प्यास इतनी कि एकदम जैसे आग लग गई हो, पानी चाहिए बुझाने को, है ना। तो इस तरह की प्यास होती है इन्हें। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, भाई अब आग लगी है, बर्निंग थर्स्ट है, एकदम जलन के साथ, मतलब ऐसे जल रहा हो कहीं कुछ और पानी डालने की तलब हो रही हो, है ना, ऐसी प्यास होती है इन्हें। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, कैसा, ठंडा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा नर्वस रेस्टलेसनेस होती है। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, एगोनी मतलब पीड़ा, पीड़ा में या दर्द में ये टॉसिंग अबाउट मतलब सिर्फ करवटें ही बदलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस ये बैठ नहीं सकते एक जगह। बिकम्स इंटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, जब सोने जाते हैं तब इनकी दर्द बढ़ जाती है, जब तकलीफें बढ़ जाती हैं, और इंटॉलरेबल हो जाती है, शाम से ही शुरुआत होती है, अब बस मुझे एम्बुलेंस में ले चलो या कहीं ले चलो, मैं मरने वाला हूँ। इनमें देखो एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगी अभी आगे के लेक्चर्स, मतलब ये कंप्लीट लेक्चर होते तक। इनमें देखो ये पेशेंट कैसे होते हैं, इनको ये लगता है कि अगर डॉक्टर को बुला दिया जाए तो ये जिंदा बच जाएंगे या इनको बचा लिया जा सकता है, अगर डॉक्टर आ जाए तो ये उन्हें ठीक करके बचा लेगा, है ना। नेक्स्ट है, unless indicated by the exciting cause is nearly always injurious in the first injurious and in first of typhoid fever। देखो क्या करना है, ये कब इंडिकेटेड होगी, जब तक एक्साइटिंग कॉज नहीं होगा तब तक ये इंडिकेट नहीं होती, मतलब इसका कोई एक्साइटिंग कॉज होता है, जैसे मैंने बताया एमनेरिया का मतलब एमोनेरिया की वजह क्या थी, एक्साइटिंग कॉज क्या हुआ, उसका जो फ्राइट था, फियर था, ग्रेट एंजाइटी है, ठीक है, नर्वसनेस है, ये सारी चीज़ें, रेस्टलेसनेस, क्या है उसकी इंडिकेशन है, ठीक है, कि कब हमें ये दवा देनी है, ये एक्साइटिंग कॉज बन रहा है कि अब हमें दवा देनी है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज होता है टाइफाइड का, उसमें कभी भी हमें नहीं देनी है हमारी एकोनाइट, बाद में दे सकते हैं, ठीक है, बाद के स्टेजेस पे नहीं, बाद के स्टेजेस पे दे सकते हैं। शुरुआत में जो हमारे जो टाइफाइड का इनिशियल स्टेज होता है उस कंडीशन में हमें कभी भी नहीं देना है, ये बहुत ज़्यादा इंजीरियस हो जाता है, ठीक है। जो एकोनाइट है फर्स्ट स्टेज में नहीं देते हैं, ठीक है, और निमोनिया में इनिशियल स्टेज पे एकोनाइट दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिजियोग्नोमी, मतलब ये पेशेंट दिखने में कैसा होगा, ये क्या क्या चीज़ें दिखरेंगी, ठीक है। एक्यूट एंड शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, पहली बात तो एक्यूट कंडीशन में दिए जाने वाली रेमेडी है शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब बहुत कम समय का ड्यूरेशन इसका वर्क करने का, मैंने बताया आपको 6 से 2 दिन, 6 घंटे से 2 दिन, है ना। डार्क हैंड एंड आइज, मतलब इनकी जो आँखें हैं बड़ी गहरी सी हैं, मतलब काली काली आँखें, ठीक है, और कैसी है, काले काले बाल, ठीक। इट इज़ अ रेमेडी ऑफ द रोजी चबी एंड प्लेथोरिक बेबीज, ऐसे गाल गाल एकदम लाल लाल टमाटर जैसे गाल है ना, उन बच्चों की ये रेमेडीज है। प्लेथोरिक एनीमिक बच्चे हो गए, फुल ऑफ ब्लड हो गए, ठीक है, इन सारी चीज़ों की वो रेमेडी है, ठीक है। रिजिड मस्कुलर फाइबर है, भाई डोले शोले भी हैं हमारे पास, तो रॉ बस एकदम तगड़ा है, मस्त है, हार्ड है ब्रो अपना, है ना। संजॉइन, फुल ऑफ ब्लड, जिनको ब्लड रिलेटेड चीज़ें होती है ना उन्हें प्लेथोरिक बोलते हैं, ठीक है। प्लेथोरा इसका मीनिंग यही होता है, फुल ऑफ ब्लड, मतलब जिनमें एनीमिया या मतलब ब्लड रिलेटेड, नॉट ओनली एनीमिया इज द रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी टू यूज इट, एनीमिया नहीं, जिनमें फुल ऑफ ब्लड मतलब इतना ज़्यादा खून भरा हुआ है ना, ठीक है, भले वो खून काम का हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, दैट इज अनदर मैटर, ठीक है, बट जो ये फुल ऑफ ब्लड होते हैं, ठीक है। सेंजोइन और प्लेथोरिक का मतलब बता रही हूँ ना। स्ट्रॉन्ग, भाई अपन तो ब्रो है, ठीक है, अपन प्रो है, अपन ही जो स्ट्रॉन्ग है
इस तरह के पेशेंट होते हैं। सूट्स पीपल लीडिंग टू सेडेंटरी लाइफ, ना इनका कोई रूटीन है, बे टाइम खा रहे हैं, बे टाइम सो रहे हैं, बे टाइम उठ रहे हैं, जो मर्जी जब मर्जी जैसे जहाँ वो कर रहे हैं। ये होते हैं हमारे एकोनाइट के पेशेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ, ठीक है, स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे, सीट ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब ये हमारी जो दवा है पर्टिकुलरली किस किस जगह पे काम करेगी। ब्लड पे करेगी, ब्रेन पे करेगी, सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। देखो सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम क्या है, मेनली एक्साइटेबिलिटी का काम करता है ना, नर्वस एक्साइटेबिलिटी, तो ये उस पर भी काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीवीएस पे, तो इसका देखो निमोनिक्स है BBC CHMM, मतलब B2C2H M²। तो ये याद रखना, आपको स्फीयर ऑफ एक्शन याद हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, B2C2H M²। B2C2H M² मतलब ब्रेन, ब्लड, सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, माइंड और अपना म्यूकस एंड सिरस मेम्ब्रेन, ये इतनी जगह पे काम करती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन। अब दवा का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, तो देखो फिजियोलॉजिकल एक्शन और पैथोलॉजिकल एक्शन अगर आप लिख लेते हो ना, ड्रग पिक्चर आपकी कंप्लीट हो जाती है ना। तो ये चीज़ें भूलना मत। आपको अगर 5-6 पॉइंट याद हो रहे हैं अभी तक मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसमें से, दैट इज़ मोर देन इनफ। 4 पन्ने 5 भरने के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 7 पेज का नोट्स बना के दिया, तो 7 पेज के 5 पन्ने तो लिख ही सकते हो, 2 पन्ने का मतलब अगर आप हर एक टॉपिक का, हर एक जो हेडिंग बनाया है मैंने, ठीक है, उसका एक 5-5 पॉइंट भी लिख रहे हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इस तरह से आप पास हो जाओगे। तो आपको चीज़ें याद रखनी, पहले तो आप इंट्रोडक्शन याद रखो, हेडिंग्स याद रखो कि क्या लिखना है, फिर याद रखो कि कैसे लिखना है और कितना लिखना है। ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ें लिखो, बट जो लिखो सही लिखो और सही तरीके से भी लिखो। तो देखते हो ये फिजियोलॉजिकल एक्शन, इस दवा का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, एनेक्शियस एक्सप्रेशन ऑफ काउंटेनेंस एंड कोल्ड पिल, स्किन कवर्ड विद परस्पायरेशन, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ है। एज पर बोएम्स एंड वर्टमैन प्रोड्यूसेस पैरालिसिस ऑफ पेरिफेरल वेगाई, जो पेरिफेरल वेगाई अपनी जो नर्व होती है उसका क्या करती है, पैरालिसिस करती है ये दवा। Death from aconite poisoning, paralysis of respiratory center may be aided by anemia of imperfect circulation in the contracted atrials। तो क्या होता है एकोनाइट की पॉइजनिंग में, इसे हम प्यार से हिंदी में अपने मीठा जहर बोलते हैं, ठीक है। इसकी पॉइजनिंग में कोई है FMT में पढ़ोगे कि एकोनाइट पॉइजनिंग करके कोई आ गया, एकोनाइट खा के कोई आ गया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें को देखने को मिलेंगी। देखो क्या होता है, उसकी जो रेस्पिरेटरी जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, जो अपना मेडिला ऑब्लोंगेटा, जो मेडिला वाला पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का, वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई हो रही होगी उसके सर्कुलेशन की जो आर्ट्रियोल्स है, देखो आर्टरी, एट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, ऐसे डिवाइड होती है चीज़ें, है ना। तो जो उसकी एट्रियोल्स है वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी। अब क्या है, वहाँ पे ब्लड नहीं जा पा रहा, मैंने बताया ना ये सेंजोइन टेम्परामेंट है, हमेशा ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड नहीं जा पा रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, या जो मेरे रेस्पिरेटरी सेंटर है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका फेलियर हो जा रहा है और वहाँ पे पैरालिसिस हो रहा है, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, और इसका पेन का कैरेक्टर क्या होता है, सूदिंग पेन, मतलब ऐसे सूदिंग का हिंदी शब्द तो देखो एग्जैक्ट मुझे ऐसे समझ में नहीं आया आज तक, ठीक है। तो दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको हिंदी में ना मिले अंग्रेज़ी की, और कोई चीज़ें अंग्रेज़ी की आपको हिंदी में ना मिले, और हिंदी की अंग्रेज़ी में ना मिले, है ना। तो देखो कंफ्यूज मत होना, जो जैसा लिखा है उसे वैसा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई अपमान नहीं है, ठीक है। हर भाषा अपने आप में खास है, और हिंदी मेरी सांस है, सांस इज़ नॉट अ सांस, इट इज़ सांस, है ना, मेरी ब्रेथ है, मेरी जान है मेरी हिंदी, है ना। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, हाई बेचैनी, ठीक है। अब ये क्या है, इतनी एंजाइटी है इसको, इतनी ज़्यादा तनाव, इतनी ज़्यादा चिंता है कि बस ये इधर से उधर, उधर से उधर करेगा। रीजन ऑफ हार्ट, सूदिंग पेन कहाँ हो रहा है, इसके हार्ट रीजन में हो रहा है, मतलब उसकी जो दिल है ना, अब दर्द दे रहा है दिल उसको। सेंसेशन ऑफ कंप्रेशन, टेकिकार्डिया, और क्या क्या होता है इसके साथ, उसको कंप्रेशन, ऐसा कंप्रेशन महसूस होता है, ऐसे दबाव तनाव महसूस होता है उसको दिल में। टेकिकार्डिया, दिल की धड़कनें अति बढ़ गई है। फीबल, क्विक, स्मॉल, ऐसी छोटी 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 हार्ट बीट्स पता चलेंगी, पल्स पता चलेंगी, और कैसी होंगी, क्विक होंगी, बहुत तेज़ होंगी, ठीक है, और बहुत स्मॉल इंटरवल्स में होंगी। हार्ट पेन इन लेफ्ट शोल्डर, पाल्पिटेशंस, एंजाइटी, टिंगलिंग इन फिंगर्स, मतलब ऐसे टिंगलिंग होगी फिंगर्स में, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट शोल्डर पे पेन मिलेगा, पाल्पिटेशन भी होंगी, ठीक है। और क्या होगा, इंक्रीज सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवरी, जो अपना थूक है ना, बहुत ज़्यादा थूक भी निकलेगी, इतनी ज़्यादा ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे क्या हम देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल। लार्ज डोजेस, रेस्पिरेटरी सेंटर्स डिप्रेस, रिजल्ट स्लो एंड शैलो रेस्पिरेशन, मतलब क्या होगा कि सांसें गहरी और
धीमी हो जाएंगी, ऐसी सांसें लेगा पेशेंट, ठीक है। लार्ज डोजेस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोज देने पे क्या होगा, लार्ज डोजेस रिजल्ट सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शंस अबाउट फोर्सेस विद पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड नॉजिया वॉमिटिंग। तो क्या पे होगा ये अपना ये जो अपने पेट पे आ रहे हैं हम, तो लार्ज डोजेस बहुत ज़्यादा कोई जहर खा लिया भाई, एकोनाइट खा लिया, क्या क्या देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन मिलेगा, नॉजिया वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पल्स कैसी होगी इसकी, फुल हार्ड इंटेंस, बहुत ज़्यादा तेज, और इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा, इंटरवल्स उतने ही कम, और कैसी बहुत ज़्यादा क्विक होगी, फास्ट होगी, ठीक है। टिंगलिंग और नमनेस कहाँ, लिप्स और माउथ में भी देखने को मिलेगी, झंझनाहट, सनसनाहट और सुन्नपन अपने होठों पे भी मिलेगा, माउथ पे भी मिलेगा। टॉक्सिक डोज पैरालाइजेस द नर्वस गैंग्लिया ऑफ हार्ट, जो हमारी हार्ट की नर्वस गैंग्लिया है उसको क्या कर देती है, ये पैरालाइज करती है टॉक्सिक डोज, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी पैथोजेनेसिस। तो देखो फिजियोलॉजी में जो लिख रहे हो ना, बस उसी का पैथोलॉजिकल चीज़ें आपको उसकी दवा को डिफाइन करना है, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजिकल हमने देख लिया क्या है, पैरालिसिस कर रही है, नमनेस है, टिंगलिंग है, हार्ट में है, सूदिंग पेन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो इसी को पैथोजेनेसिस बनाना है आपको। एंटीपायरेटिक जो पायरिया है उसकी एंटीपायरेटिक रेमेडी है ये, ठीक है। सीवीएस अपने हार्ट में क्या क्या कर रही है, ये पैथोजेनेसिस जो क्रिएट कर रही है वही लिख देना है आपको। डिप्रेसेंट टू हार्ट है सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम, और हार्ट की ये डिप्रेसेंट है, उनका फंक्शन कम करवाने का काम, पैरालाइज कराने का काम कर रही है हमारी कौन, एगोनाइट, ठीक है। डायफोरेटिक है, डायूरेटिक है। हार्ट्स एक्शन इनिशियली स्लो डाउन, लेटर रैपिड एंड वीक, मतलब शुरू में तो हार्ट का एक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा धीमा हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रैपिड और वीक हो जाएगा। फिर इनिबिटरी पैरालिसिस ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर रिडक्शन। अब क्या होगा, इनिबिटरी पैरालिसिस, अब ने हमने देखा था क्या, नर्वस गैंग्लिया जो हार्ट की है उसको ये पैरालाइज कर रही थी, अब इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। पल्स कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसोमोटर पैरालिसिस भी होगा, वैसोमोटर जो अपनी न्यूरो जो वैसोमोटर नर्व्स होगी उनका भी पैरालिसिस देखने को मिलेगा। लोअर बॉडी टेम्परेचर्स एंड सॉरी लोअर बॉडी टेम्परेचर्स एंड कॉजेज डायफोरेसिस, पसीना आएगा, ठीक है, और शरीर से पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर्सपायरेशन हो जाएगा वैसोमोटर पैरालिसिस की वजह से। सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, नमनेस मिलेगी, मोटर नर्व्स का भी पैरालिसिस देखने को मिलेगा। पैरालिसिस ऑफ कैपिलरी मैंने आपको बता दिया है। आर्ट्रियोल्स का भी क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, उसमें भी कंजेशन हो जाएगा। और क्या है, टेंशन क्यूमुलेट्स इनटू इन्फ्लामेशन, और मैंने आपको बताया जो कंजस्टिव फेस है इन्फ्लामेशन का, वहाँ पे ये दवा हमें देनी है। टर्मोइल इन सर्कुलेशन, भैया तबाही मचा रखी है इसने, इतना ज़्यादा टर्मोइल है, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना थरथरा रहा है, इतनी ज़्यादा टर्मोइल मिलती है हमें किसमें, उसकी सर्कुलेशन, जो हमारी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, उसमें ज़्यादा क्या मिलेगी, टर्मोइल मिलेगी, ठीक है। ऑन नर्व्स एंड स्किन एट फर्स्ट कॉज बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑन एंटायर बॉडी along with coldness as if ice water circulated instead of blood। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्व्स में, स्किन में पहले तो ऐसा जलन महसूस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, झंझनाहट होगी पूरी बॉडी में, बाद में ऐसा क्या महसूस होता है, कोल्डनेस महसूस होती है, ठीक है। पूरी बॉडी में ऐसी कोल्डनेस महसूस होगी, ऐसे ठंडापन महसूस होगा अंदर से, ठीक है। सुपरफिशियली नहीं होगा, इसको ऐसे नर्व्स में अपने ऐसे सेंसेशन होगा, ठीक है। कैसा कि जैसे कि जो किसी ने बर्फ़ का पानी ब्लड की जगह सर्कुलेट कर दिया हो, ऐसा उसे फील होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मेंटल सिम्टम्स, या मेंटल सिम्टम देखेंगे। एब्सेंट माइंडेड, पेशेंट इतना एब्सेंट माइंडेड होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या पे क्या हो रहा है, कुछ उसे पता नहीं होता। अफ्रेड ऑफ क्राउड, मैंने आपको बता दिया है, भीड़ भाड़ से डर लगेगा, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डेथ, बिलीव्स ही विल डाई सून, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ घोस्ट, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड एंड वरी, इमेजिन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी डिफॉर्म्ड, ऐसा इसे महसूस होता है कि इसकी बॉडी का कुछ पार्ट है वो डिफॉर्म्ड हो गया, मतलब वो खराब हो गया, या उसकी स्ट्रक्चर में खराबी आ गई है ना, डिफॉर्मेशन, मतलब फिर स्ट्रक्चरल में उसे चेंज महसूस होता है, बट हुआ नहीं रहता है एक्चुअल में, उसे ये महसूस हो रहा होता है, ये सब मेंटल कंडीशन है उसकी। इमेजिन सम पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब वो इमेजिन कर रहा होता है। म्यूजिक अनबियरेबल मेक्स पेशेंट सेट, मतलब म्यूजिक अनबियरेबल होगा, उसे बर्दाश्त नहीं होगा म्यूजिक बिल्कुल भी, ठीक है। ये फियर याद रख लेना सारे, इतने सारे फियर लिख देना, 5 पॉइंट तो पक्का बन जाएंगे। क्या क्या, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डेथ लिख देना, फियर ऑफ फ्यूचर लिख देना, फियर ऑफ घोस्ट लिख देना। तो आपके फियर्स तो इतने सारे हो गए, तो ऐसे याद रखना 1 2 3 4 5 5F मेंटल सिम्टम ऑफ एकोनाइट, ठीक है। उसके बाद ग्रेट फियर एंजाइटी, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड, अफ्रेड ऑफ क्राउड, A² F5, ये बन गया आपके 6 से 7 मेंटल सिम्टम ऑफ एकोनाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका
म्यूजिक अनबियरेबल होगा, प्रेडिक्ट्स द डे एंड टाइम ऑफ डेथ, ये तो सभी को याद हो जाता है यार। एकोनाइट जो है वो अपना मरने का समय और तिथि अपना खुद ही तय कर चुका होता है, बता देता है भाई मैं अभी मरने वाला हूँ या इस डेट पे इस टाइम पे मर जाऊंगा। रेस्टलेसनेस वेरी पिक्युलर, चेंज पोजिशन कॉन्स्टेंटली, मतलब इतना पिक्युलर सिम्टम है इसकी, जो रेस्टलेसनेस है इतनी ज़्यादा खास है, ये इस पेशेंट को, ये इस दवा को बाकी सभी दवाइयों से अलग बनाती है। क्या चीज़? इसकी जो रेस्टलेसनेस है, इसकी जो पेशेंट की बेचैनी है, ठीक है, ये सारी दवाइयों से एकोनाइट, मतलब जो एकोनाइट है उनको सारी दवाइयों से अलग बनाती है। वेरी ओवर सेंसिटिव, कैन नॉट बियर नॉइज और लाइट, इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है ना पेशेंट कि उसे ना ही आवाज़ या तो नॉइज़, मतलब जो उसको तेज़ आवाज़ है, म्यूज़िक है या कोई भी आवाज़ है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, या लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती। वीकनेस ऑफ मेमोरी, कैन नॉट रिमेंबर डेट्स, इसे तारीखें याद नहीं होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स। बर्निंग थर्स्ट, मतलब इसकी जो प्यास होगी, मैंने आपको बताया किसी की बर्निंग थर्स्ट होगी। वेरी पिकलर है, जैसे मैंने आपको बताया रेस्टलेस पिकलर है, वैसे ही इसमें एक और क्या चीज़ है पिकलर, अपना बर्निंग थर्स्ट। तो देखो बर्निंग है, ये 2 पॉइंट बन गए आपके, बर्निंग, टिंगलिंग एंड नमनेस लिख देना, जो कि एकम्पनीड बाय टिंगलिंग नमनेस के साथ होती है। मतलब जो बर्निंग होगी वो कैसी होगी, या तो फीवर के ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा जो हीट होती है ना, जब मतलब टेम्परेचर होता है बॉडी में, जब बुखार होता है, ठीक है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बॉडी में से गर्म महसूस होगा, और कैसा होगा, जलन वाला, जैसे गर्म होता है ना वैसा महसूस होता है, ठीक है, फीवर के ड्यूरेशन में। फिर कन्वल्जन मैंने आपको बता दिया, टीथिंग चिल्ड्रंस में होंगे, सिंगल मसल्स में होंगे, स्किन हॉट होगी, ड्राई होगी फीवर के ड्यूरेशन में। कफ, कफ कैसा होता है, ड्राई, हॉट, सफोकेटिंग, लाउड, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग एक्सपायरेशन के टाइम पे होगा। फिर ड्राई हॉट स्किन होगी, फीवर की ड्यूरेशन पे होगी। प्रस्पायरेशन ओवर रेस्टेड पार्ट, मतलब जो हिस्सा बॉडी का किसी सरफेस से टच हो रहा होगा या जो कवर होगा, है ना, जैसे मैं अगर करवट लेके लेटी हुई हूँ लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट वाला हिस्सा है मेरा वो कवर्ड है, तो उस हिस्से पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा मुझे, है ना। तो इस तरह के एकोनाइट के पेशेंट होंगे। डिसेंट्री इसकी कैसी होगी, कोलैप्स, हीट ऑफ सन एंड फियर, ग्रिपिंग कॉल्की पेन, कटिंग पेन, सीवियर फ्रिक्वेंट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, म्यूकस एंड ब्राइट रेड ब्लड। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है एगोनाइट के डिसेंट्री में। ग्रिपिंग पेन होगा, कॉल्की पेन होगा, ठीक है, मरोड़ के दर्द होगा, कटिंग पेन होगा, ऐसे कट गया टाइप का भी दर्द होता है। सीवियर फ्रिक्वेंट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, मतलब उसके जो फूड पार्टिकल है वो उसे विजिबल होंगे किसके, उसके डिसेंट्री में। फिर अपना फेंट और गिडिनेस राइजिंग फ्रॉम द बेड, बेहोश हो जाएगा, ठीक है, फेंटनेस लगेगी, गिडिनेस होगा, चक्कर आएगा, सर घूमेगा, ठीक है, इस तरह का महसूस होगा जब वो बेड से उठेगा उसको, ऐसा चीज़ें महसूस होंगी। फियर ऑफ डेथ मैंने आपको बता दिया है, ये क्या एकोनाइट का हमारा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। देखो ये जो सारे टाइप्स ऑफ सिम्टम है ना, मैंने ऑलरेडी केंट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, केंट लेक्चर्स उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, जाके ज़रूर देखना, तब आपको होम्योपैथी समझ में आएगी, तब आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पिकुलर सिम्टम, जनरल सिम्टम, मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, एक भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, और ना ही आपको पैथोजेनेसिस का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, हमने देख लिया अभी तक। फीवर था, फीवर कैसा होगा इसका, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पे देखो एक लाइन छूट गई मुझसे, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ बता दिया मैंने, इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, प्रेडिक्ट्स टाइम एंड डे ऑफ डेथ, विल डाई टू हिज इलनेस वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी ये मरने वाला है, डेथ हो जाएगी इसकी, किसके कारण, इसकी बीमारी क्या है, इनक्योरेबल है, और उसकी वजह से क्या है, इसकी डेथ हो जाएगी। और अगर इसको सही टाइम पे पेशेंट को क्या फील होता है कि जैसे कोई सही टाइम पे डॉक्टर को बुला दे तो ये बच जाएगा या डॉक्टर से बचा लेगा। फीवर इसका कैसा होगा, बहुत हाई फीवर होगा, डिसाइडेड चिल्स होंगे, बहुत ठंड भी लगेगी रुक रुक कर, है ना, मतलब ठंड के साथ होगा फीवर इसको। और क्या होगा, इन्फ्लेमेशन डेवलप विथ फियर एंड एंजाइटी, और जो इसको इन्फ्लेमेशन है वो फियर एंड एंजाइटी की वजह से होता है, ठीक है। हेमरेज, ब्राइट रेड, कोपियस, हेमोप्टाइसिस, एपिस्टेक्सिस और पाइल्स, मतलब इसका जो हेमरेज है, हेमोप्टाइसिस, ठीक है, एपिस्टेक्सिस नाक से खून बहना, पाइल्स से खून बहना, ठीक है, जितनी भी इंजरी वहाँ से खून बहना, इस तरह का क्या होगा, इनका हेमरेज का कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंसेस, हीट ड्राई बर्निंग तो सेम हो गया, याद रखना, ठीक है। मेंसेस, एमनेरिया, सप्रेशन ऑफ मेंसेस, यंग प्लेथोरिक गर्ल्स मैंने आपको बता दिया है, और ये देखने को मिलता है किसके कारण, फियर के कारण, फ्राइट के कारण, या एक्सपोजर टू कोल्ड विंड। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है एकोनाइट का, ठीक है। पैरालिसिस मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे हो रहा है और कैसा पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी रेस्टलेसनेस, तो ये नैश ट्रायल्स जो है ना मेरा, जो हमारे एबी नैश है उनकी जो बुक है नैश ट्रायल्स की, जिसमें उन्होंने तिकड़ी बना रखी है हर एक सिम्टम के लिए, हर एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। तो ये जो रेस्टलेसनेस है उसकी और भी दवाएं होती है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम हो गई, तो एकोनाइट भी उनमें से ये एक है, ठीक है, उन तीनों में से। और ये क्या है, स्पेशली नाइट, देखो याद रखना एकोनाइट वालों के सिम्टम जो है ना रात में बढ़ जाते हैं, तकलीफें बढ़ती हैं इनकी, ठीक है।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो देखो ये याद रखना, ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, गाइडिंग सिम्टम पढ़ लिए। टोटल मैंने आपको दिए हैं 19 गाइडिंग सिम्टम, ठीक है। टेंशन, चिंता, तनाव, ये सारे क्या है इसके की नोट है एकोनाइट का, ठीक है। सडन ऑनसेट, वॉयलेंट ऑनसेट, अब ये एक्यूट रेमेडी है तो सडन और वॉयलेंट ऑनसेट तो होगा ही होगा। जैसा आएगा, जितने जल्दी आएगा सिम्टम उतने जल्दी चला भी जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ऑनसेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो देखो अगर इस तरह से आप लिखोगे ना एग्जाम में, अब देखो मैंने 19 लिखे हैं, 19 में से 10 तो याद होंगे, 10 नहीं तो 5 तो याद होंगे। अगर आप मान लो मैंने आपको 10 हेडिंग दे रखी है, तो 10 हेडिंग की अगर भी 5-5 पॉइंट बनाओगे तो 50 पॉइंट तो बन ही जाएंगे आपके किसी भी एक मेडिसिन के। अगर पर्टिकुलर पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाओ। इसमें भी मैंने आपको कितने पॉइंट्स दे रखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लगभग मैंने आपको 10 पॉइंट 5 पॉइंट तो दे ही रखे। उसको आपको बस ग्रामर लगानी है अपनी, इलेबरेट करना है अपनी चीज़ों को, घुमा फिरा के 2-3 बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में घुसाओ सारी चीज़ें, ठीक है। आपने की नोट पढ़ लिया, आपने जो है अपने नेक्स्ट है उसकी भी चीज़ें मैंने आपको डाल दी हैं, आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, सिम्टम आपने की नोट सिम्टम पढ़ लिए, तो ये सारी चीज़ें डालो। एस के दुबे की भी मैंने पैटर्न पढ़ा रखी हैं इस पूरे नोट्स में, आपके एस के दुबे, जेडी पाटिल, ठीक है, निरंजन मोहंती, सारी चीज़ें कवर कर रखी है मैंने, एलेंस की नोट। तो इस तरह से लिखोगे, हर एक पॉइंट को इलेबरेट करोगे तो बिल्कुल बन जाएगा आंसर आपका, ठीक है। बेटर इन ओपन एयर, फीवर इसका ओपन एयर में बेटर फील होता है इस पेशेंट को, ठीक है। चेक्स परस्पायरेशन है, ट्रेंचिंग सेट है, एकदम तरबतर है पसीने से, हिडन स्पॉट पे आएगा, जो दबा हुआ हिस्सा, जो छुपा हुआ पार्ट है वहाँ पे इसको स्वेटिंग होगी। कोल्ड विंड, ठंडी हवा, फियर, फ्राइट, हीट ऑफ सन, मतलब सूरज की गर्मी से भी इसको बहुत ज़्यादा परस्पायरेशन हो जाता है, क्या इसकी जो फीवर है वो बढ़ जाती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कांस्टेंट फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही रेस्टलेसनेस होती है किसमें, हमारी एकोनाइट में। ना दिमाग शांत है इनका, ना शरीर शांत है, ना एक जगह बैठ सकते हैं, ना इनका दिमाग शांत हो सकता है, ठीक है। चेहरा इनका लाल लाल है ना, लाल गुलाबी गाल तेरे, इस तरह का इनका फेस होगा। ग्रेट फियर ऑफ डेथ बता दिया मैंने आपको कई बार इस पूरे वीडियो लेक्चर में। पल्स कैसी होगी ये भी आपको मैंने बता दिया, हार्ड क्विक और टेंस होगी। टेम्परेचर वेरी हाई, सडनली वायलेंटली सीवियर चिल्स, मतलब बहुत ज़्यादा तेज की ठंड लगेगी अचानक से। और फीवर कैसा होगा, बहुत तेज होगा। टॉसेस अबाउट इन एगोनी, मतलब पीड़ा में ये इधर उधर उलट पुलट करते रहेंगे, इन्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। अब बेचैनी की दवा मैंने आपको बता दिया, ये नेस्ट्राइस है। रेस्टलेसनेस की, रेस्टलेसनेस कब होती है, इनको रात को होती, मोर ड्यू टू एंजाइटी, फियर और वरी, चिंता तनाव के कारण या डर के कारण इनका रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है। इनके पेशेंट, मतलब एकोनाइट के पेशेंट इतनी ज़्यादा इम्पेशेंस होगा ना, मान लो पानी मंगाया उस पेशेंट ने, 1 सेकंड नहीं हुआ दूसरे बार फिर बोलेगा पानी ला दो, ठीक है। इतने ज़्यादा इम्पेशेंस होगा, बोलने के बाद 1 सेकंड रुक ही नहीं सकते, फिर दोबारा वही बात को बोलेंगे ही बोलेंगे। और इतने ज़्यादा इम्पेशेंस होंगे कि बोलने में भी ये मतलब हड़बड़ा जाएंगे, या मतलब मिस कर देंगे अपने वर्ड्स को, ठीक है। सही से बोल भी नहीं पाएंगे और आए बाएँ चीज़ें भी बोल देते हैं कई बार। ट्रू रीज़न फॉर रेस्टलेसनेस टू बी फाउंड इन द स्टेट ऑफ इंटरनल टर्मोइल। इंटरनल टर्मोइल, जो हमारी वाइटल फोर्स में इंटरनल टर्मोइल हो रहा है, जो पूरे के पूरे सर्कुलेशन में जो टर्मोइल हो रहा है, उसकी वजह से ही इनको रेस्टलेसनेस होती है। मॉन्स लेमनेंट्स स्क्रीम एंड शाउट, इतना ज़्यादा चिल्लाएंगे, चीखेंगे, दहाड़ेंगे, ठीक है, और हल्ला मचाएंगे रेस्टलेसनेस के मारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी जो रेस्टलेसनेस है इसमें देखने को मिलती है। एग्जाम में एगोनाइट का रेस्टलेसनेस पूछ दे, ये सारे पॉइंट्स लिख के आ जाना, एकदम मस्त से मार्क्स मिल जाएगा। बस इसमें ग्रामर घुसा लेना अपनी थोड़ी बहुत, ठीक है। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, हाउ टू फाइंड कंसोलेशन, इन्हें यही नहीं पता कि अपने आप को सांत्वना कैसे दें, ठीक है, और क्या करें क्या ना करें कोई इन्हें बताए। कॉन्स्टेंटली चेंज इन पोजीशन, यह मैंने आपको बता दिया, ये भी रेस्टलेसनेस का इनका सिम्टम है। पैरालिसिस आपको मैंने बता दिया, एक्सपोजर टू कोल्ड विंड है, ठीक है। कोल्ड विंड, ठंडी हवा की वजह से इनको एक्सपोजर क्या हो रहा है, कोल्ड विंड का हो रहा है, और इसकी वजह से इन्हें पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है। वो कैसा सा हो रहा है, पैरालिसिस भी सडन है, वॉयलेंट है, नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन के साथ आ रहा है, ग्रेट थर्स्ट ऑफ कोल्ड वाटर के साथ आ रहा है, मेंटली एंजाइटी है, वेरी रेस्टलेस है, फियर ऑफ डेथ है। कार्डियक सिम्टम इसके जो हार्ट में, मान लो किसी पेशेंट को आपको हार्ट अटैक आ रहा हो, अगर इसके ये सारे सिम्टम मैच हो रहे हो, ठीक है, तो उसको फट से एगोनाइट दे दो, उसका हार्ट अटैक रुक जाएगा, पेशेंट मरेगा नहीं, ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये अपने हो गए कार्डियक सिम्टम्स। स्टिचिंग पेन होगा हार्ट में, नमनेस लेफ्ट आर्म में, टिंगलिंग सेंसेशन फिंगर्स में, पल्स हार्ड एंड टेंस हो जाएगी, टेकिकार्डिया हो जाएगा, डिस्पनिया मतलब जल्दी जल्दी गहरी गहरी सांसें लेगा। पेन कैसा होगा, पेरिकार्डियम में होगा, फ्रॉम फ्राइट और एक्सपोजर टू ड्राई एयर, मतलब या तो डर की वजह से होगा, घबराने की वजह से होगा, या तो ठंडी हवा लग जाने की वजह से भी क्या होगा, इनको पेन होगा। और एक क्या चीज़ देखने को मिलती है कार्डियक सिम्टम में, इनके प्रोफ्यूज स्वेट एंड
हॉट स्किन मतलब स्किन उनकी हॉट हो जाएगी, प्रोफ्यूज स्वेट मतलब बहुत ज़्यादा पसीना भी आएगा। फियर मैंने आपको बता दिया, 5 फियर बताया आपको मैंने, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ टू क्रॉस द स्ट्रीट, क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज क्रॉस करने में भी डर लगता है इन्हें, डेथ इन प्रेगनेंसी से भी है, ठीक है। लाइफ इज रेंडर्ड मिसरेबल ड्यू टू फियर ऑफ दैट देयर डिजीज विल प्रूव फेटाल, ये भी इनका एक फियर है कि इनकी बीमारी जानलेवा है या इनक्योरेबल है, उसकी वजह से ये अब मरने वाले हैं या इस टाइम तक मर जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जनरल मोडालिटीज़। जनरल मोडालिटीज़ वो होती है जो हर एक पर्टिकुलर जो अपना गाइडिंग सिम्टम या जो भी हमने पर्टिकुलर्स देखे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हर उसमें ये एप्लीकेबल होगी, मतलब ये पूरी की पूरी दवाई में एप्लीकेबल होगी, ना किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम में, ना किसी बॉडी के पार्ट में, ठीक है। पूरी जनरल ह्यूमन में ये अपने को सारी चीज़ें मोडालिटीज़ देखने को मिलती है। मोडालिटीज़ क्या होती है? एग्रेवेशन और एमलिरेशन, मतलब पेशेंट की तकलीफें किन चीज़ से बढ़ रही है और किन चीज़ से उन्हें आराम लग रहा है। तो देखो इनकी तकलीफ कब बढ़ती है? इवनिंग, नाइट, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, म्यूजिक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अपॉन राइजिंग इन वार्म रूम, फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड ड्रॉट वेंट। तो देखो इन सारी चीज़ों से इनकी तकलीफें बढ़ जाती है। शाम होते ही इनका तमाशा चालू हो जाता है, भाई मैं मरने वाला हूँ, मैंने तो एम्बुलेंस बुला ली, इस तरह से ये बिहेव करते हैं, ठीक है। म्यूजिक इनवेरिएबल है इनके लिए, म्यूजिक से भी इनकी चीज़ें एग्रेवेट हो जाती हैं, और अगर ये जहाँ पे उनको दर्द हो रहा है उस साइड अगर ये कन्वर्ट कर ले तो उधर से भी उनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी, ठीक है। जो टबैको है मतलब तम्बाकू खाए जा रहे, चबाए जा रहे, स्मोकिंग किए जा रहे, धुआं उड़ाए जा रहे हैं, इससे भी इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ठीक है। वार्म रूम, गर्म गर्मा मतलब ऐसे गर्म कमरा है, गर्मा गर्म कमरा, ठीक है, ऐसे समझो, तो वहाँ पे भी इनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एमलेरेशन, मतलब इन्हें किन चीज़ों से आराम मिलता है? ओपन एयर से, और पसीना आने के बाद इनका फीवर उतर जाता है और इस तरह से उनको आराम मिलता है। अब ये मैंने लिखा आपको थेरेपेटिक वैल्यू जो आपके एस के दुबे में दी हुई है, जेडी पाटिल में, यही है आपकी क्या क्लिनिकल चीज़ें, ठीक है, क्लिनिकल वैल्यू। तो देखो ये याद रखो, A4 एमनेरिया, एफोनिया, एपोप्लेक्सी और अस्थमा, ये सारी चीज़ों में ये काम करेगी। फिर C4 है, A4C4, ठीक है। A4 क्या हो गया अपना? एमनेरिया, एफोनिया, एपोप्लेक्सी और अस्थमा। फिर है अपना नेक्स्ट कॉलरा, कन्वल्जन, कॉफ, क्रूप। फिर अपना डायरिया, डिसेंट्री, एपिलेप्सी, फियर और फ्राइट, हेडेक, इन्फ्लेमेशन, मेंसेस, निमोनिया, रेमिटेंट फीवर और सप्रेशन ऑफ यूरिन ऑफ वर्टिगो। तो इतनी सारी चीज़ों में अपनी ये दवा काम करेगी क्लिनिकली जब हम देखते हैं। फिर रेमेडी सिलेक्शन, एकोनाइट टू, जो एकोनाइट है एंटीडोट्स टू, मतलब ये किसको एंटीडोट कर देगी, ठीक है। बेलोडेना, कैमोमिला, कॉफिया, नक्सोमिका, सीपिया, स्पॉन्जिया और पेट्रोलियम, ये इतनी मेडिसिन को क्या कर देती है भाई? काट देती है, ठीक है, मतलब इनका एंटीडोज कर देती है। एंटीडोटेड बाई, अब जो एकोनाइट है हमारी, इनको कौन काटने वाला है? इनके असर को कौन खत्म करेगा? तो वो है हमारी एक्शिया रेसिमोसा, अल्कोहल, वाइन, कॉफ़ी, लेमनेड और एसिड, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेमनेड हो गया, नींबू पानी का शरबत हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती है? इनका एंटीडोट कर देती है। नेक्स्ट है फॉलो वेल, जो इनके साथ हम देने की सोच सकते हैं या इनके साथ हम चला सकते हैं, जैसे कि अपनी आर्निका, कॉफी और वेरेट्रा। हियर इज द इम्पोर्टेंट नोट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक्स। तो देखो एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर, तो देखो एकोनाइट क्या है? जब सल्फर का एक्यूट कंडीशन होता है उस कंडीशन पे भी हम क्या कहते हैं? एकोनाइट देते हैं। सल्फर इज क्रॉनिक ऑफ एकोनाइट। अब सल्फर क्या है हमारी? जब एकोनाइट एक्यूट है तो ऑब्वियसली सल्फर क्या है? क्रॉनिक है। तो देखो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे ना, एग्जामिनर बंदा बड़ा खुश हो जाएगा, यार इसको तो सब आता है ना। तो इस तरह से पॉइंट बनाओ, इस तरह से लिखो और आपको चीज़ें याद भी होंगी, समझ भी आएंगी और इजी होगा एग्जाम में पढ़ने के टाइम। थ्योरी लिखोगे ना कुछ याद होगा, ना कुछ समझ आएगा और ना एग्जाम में लिखा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, नॉलेज लो, मीनिंग समझो और इसी तरह से आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, है ना। तो देखो नेक्स्ट है अपना इफेक्टिव व्हेन लेफ्ट साइड इज चीफली इन्वॉल्व, और सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव कब होगी ये दवा? जब लेफ्ट साइड इन्वॉल्व होता है बॉडी का। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज, इट्स एक्शन क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ कैक्टस, नाजा एंड स्पाइजेलिया। और इसको जो रिचर्ड ह्यूज है उन्होंने कहा कि इसकी जो एक्शन है, मतलब इसका जो काम करने का तरीका है वो किससे मिलता जुलता है? कैक्टस से, नाजा से और स्पाइजेलिया से। फिर हमारे डॉक्टर बीके सरकार ने कहा है वेरी गुड रेमेडी इन एंजाइना इन लोपोटेंसी। अगर हम एंजाइना की कंडीशन में इसे हम दे रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना हार्ट अटैक आ रहा है बंदे का, रुक जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसे एंजाइना की कंडीशन में दे रहे हैं इस दवा को, तो क्या होगा? पेशेंट बच जाएगा, नहीं मरेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। बीके सरकार ने ये बात कही है। नेक्स्ट हमारे हैनीमन सर क्या कहते हैं? व्हेनेवर एगोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. The restlessness, the disquiet,
नॉट टू बी एलेड, मतलब इन्हें हम छोड़ना नहीं है, इन्हें हमें याद रखना है कि हमारी जो रेस्टलेसनेस है एकोनाइट की, क्या एक जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस दवा का, हमें बिना भूले या हमें याद रखते हुए ही ट्रीटमेंट करना है, होम्योपैथिकली प्रिस्क्राइब करना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। डेफिनेटली अगर आपको कोई कमी महसूस हुई हो तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये मेरे खुद के पर्सनली बनाए हुए नोट्स है भाई, रात भर की मेहनत है अपनी, है ना, तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी, बिल्कुल एग्जाम में लिखो आप इसी तरह से, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको चीज़ें इजीली याद भी हो जाएंगी। निमोनिक्स भी बताया है मैंने आपको याद करने के इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में, बस आपको इसी तरह से पढ़ते जाना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करूंगी मैं पूरे के पूरे मटेरियल मेडिका की, अपनी सारी मेडिसिन कवर होगी। ऐसा नहीं कि 50 मेडिसिन हो रही है, 100 मेडिसिन हो रही है, जितने भी बुक्स हैं आपकी मटेरियल मेडिका की और जितनी भी मेडिसिन है जो प्रूवन है सबको, चाहे वो ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मटेरियल मेडिका हो, या जितनी भी मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में, पहले तो हम देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे और नोट्स इस तरह से बनते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। वीडियो लेक्चर्स में देख लेना आप, वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पूरे नोट्स के साथ पढ़ाया है, ठीक है। और इस तरह से मैं सारी बुक्स कवर करते हुए, और बाद में आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए अपना, उसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट जो अपनी नॉलेजेबल बुक्स हैं उनसे भी आपको सेम सिलेबस सेम मेडिसिन भी रिपीट कराऊंगी। जो अपनी सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका है, जैसे फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिका मेंटोरम सिविनसेनो कोरपेरो ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिव है, और अपनी जो रेने हो गई, और भी जो अपनी है जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस हो गई, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो हमारी सोर्सेज हैं, उन सारे ही बुक्स से मैं आपको सेम मेडिसिन ज़रूर कवर कराऊंगी। तो बिल्कुल भी ज्ञान, ध्यान और धन सब कुछ यही मिलेगा। धन आपका है आपके नोट्स, ठीक है, आपको जो यूनिवर्सिटी में पास कराएंगे, ज्ञान आपको जो मैं आपको बताऊंगी, जो इस मेडिसिन के बारे में आपको समझाऊंगी, और ठीक है, ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, कंसंट्रेशन बनाए रखना, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। इस तरह से आप याद करोगे, मेडिसिन ज़रूर याद होगी। और आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो अगेन आई एम सेइंग लाइक शेयर सब्सक्राइब।